हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सीक्रेट लर्निंग पर। हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज। हमने प्रीवियस सेशन में जनरल नॉलेज के टॉपिक वाइज कैसे हम पढ़ेंगे वो डिस्कशन बताया था। तो हमें ये हमारा सिलेबस है, इसको हम सिलेबस मान के चलेंगे। ये बाइफर्केशन किया था मैंने। तो इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था। संविधान में कौन कौन से पढ़ेंगे ये सारे सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैंने आपको बताया था इतिहास में सबसे पहले हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा हम एक सामने रखेंगे आपके जनरल आइडिया के लिए, हमने कितना पढ़ चुका है और हम कितना पढ़ चुके हैं और कितना पढ़ना है। तो चलते हैं इतिहास। इतिहास में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं जनरल आइडिया बता देता हूँ आपको। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो समय को न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं, पढ़ते हैं प्राचीन भारत। देखो, प्राचीन भारत की जो शुरुआत हुई थी उसको क्या है, पढ़ने के लिए जो पुरातत्वविद है उन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम डिस्कशन करते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था। आप फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। प्रागैतिहासिक काल में लोगों के पास कोई ऐसा नॉलेज, ज्ञान नहीं था। आग्य ऐतिहासिक काल में इनका जो रीज़न है वो मैं आपको बाद में आगे बता दूंगा। ऐतिहासिक काल में लोग थोड़ा जान चुके थे, उनको नॉलेज हो गया था, तो वो घर बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ये सारी चीज़ें हम आगे बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन करते हैं। तो देखो, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है। ये जिस समय के मानव के जीवन की कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल या आक ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। यानी आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि आ जाए कि परीक्षा में, जिस समय मानव के जीवन की जानकारी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल या इतिहास काल कहते हैं। तो ऐसा यहाँ तक वो क्वेश्चन देते कि इस काल को क्या कहा जाता है। वो 4 ऑप्शन दे सकता है आपको: प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, प्रागैतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। हम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हुए चलेंगे, तो आपको उसमें से प्रागैतिहासिक काल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। जिस समय मानव के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल या आग्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव, यानी ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। उस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? जंगलों में। यानी होमोसेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव, जो जान चुका था कि कैसे कृषि करना है, कैसे घर बना के रहना है, कैसे शिकार करना है, ठीक है। उसे ज्ञानी मानव होमोसेपियंस कहा जाता है। इनका आविर्भाव कब हुआ है? 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। फिक्स पता नहीं है किसी को, इसलिए ये एक अंदाजा है कि 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। उस समय मनुष्य कहाँ निवास करता था? जंगलों में, ठीक है। सबसे पहले ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये पुरातत्व जो शब्द है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा ये क्या होता है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हर एक शब्द के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ए कनिंघम आपका सही होगा। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मानव सभ्यता के इसे प्रारंभिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देख लो, प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे इस प्रारंभिक काल को यानी प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कितना अच्छा बताएगा। ये देखो, मैं सबसे पहले एक नोट बता देता हूँ। पुरातत्ववाद किसे कहते हैं ये मैंने हाईलाइट किया था यहाँ पे। तो ये क्या होता है? ये वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझना एवं उसकी व्याख्या करना ही पुरातत्व कहलाता है, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया होगा पुरातत्व का मतलब क्या होता है, कि ये वो विज्ञान है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर कनिंघम, ए कनिंघम हो चुके हैं, ये क्या मतलब ऐसे पुरातत्वविद कहते हैं इनको। जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्व क्या होता है? जो मतलब जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना, वहाँ से कुछ खोज वगैरह करके उनकी संस्कृति और उनके क्रियाकलाप को समझना पुरातत्व कहलाता है, ठीक है।
अब हम पढ़ रहे थे कि ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 भाग है? सबसे पहला है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, नवपाषाण काल क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल मध्य प्रदेश के समीप भीमबेटका नामक चित्रित शिलाश्रयों से प्राप्त हुए। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने सबसे पहले हाईलाइट किया है इसको, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल आपको समझ में आया। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी एवं बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में भोपाल के मध्य प्रदेश के समीप भीमबेटका नामक चित्रित शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले औजार एवं हथियार क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे। इस काल में आग का आविष्कार हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत सी बार एग्जाम में कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है। वो 2 टाइप से आपको क्वेश्चन को पढ़ सकता है कि प्राचीन काल में आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है, तो ऑप्शन ये दे सकता है कि प्रागैतिहासिक काल, आज्ञैतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। और वो पूछ ले कि प्रागैतिहासिक काल में को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है, तो आपको लगाना है मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो मध्य पाषाण काल क्या होता है? इसमें जो औजार प्रयोग किए जाते थे, वो हथियार वो काहे के बनाए जाते हैं? क्वार्टजाइट के बनाए जाते थे। इस काल में क्या हुआ है? आग का आविष्कार हुआ है। एक और बच रहा है हमारा, कौन सा? नवपाषाण काल। तो इसके बारे में थोड़ी और हम पढ़ लेते हैं। पहले मध्य पाषाण काल क्या क्या है। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय व महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। यानी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नाहर, राय, महदा तथा दमदमा भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यानी इस लाइन का मतलब ये होता है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से है, तो कहाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो है, और स्थित सरायनाहर, राय और महदहा तथा दमदमा भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल वहां मिले हैं। ठीक है, स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सरायनाहर, राय व महदहा स्तंभ गर्द के रूप में मिलता है। यानी स्थायी निवास मानव ने कब से प्रारंभ किया था, उसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मिलता है सरायनाहर, राय व महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है, वहां पे मिलता है। और कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में मिलता है। आगे पढ़ते हैं हम नवपाषाण युग। ये क्या होता है? नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेम्मेसूरियर से प्राप्त किए हैं। कहाँ से? लेम्मेसूरियर, ये एक जगह थी। और मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी तथा पाला जाने वाला प्रथम पशु कुत्ता था। इस काल में पहिए एवं कृषि का आविष्कार हुआ है तथा कृषि की सर्वप्रथम फसल कौन सी थी? गेहूं थी। इस लाइन में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम औजार कौन सा यूज किया जा सकता है? कुल्हाड़ी। वो और भी ऑप्शन दे देगा कुल्हाड़ी, तो आपको उसमें से कुल्हाड़ी करेक्ट लगाना है। और पाला जाने वाला प्रथम पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। और जो कृषि का, इसमें पहिए का आविष्कार, देखो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जरूर ध्यान रखना। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ है? तो नवपाषाण युग में हुआ है, नवपाषाण काल में। ठीक है, और कृषि सर्वप्रथम फसल भी इसी काल में उगाई गई है। वो कौन कौन सी थी? गेहूं एवं जौ थी। थोड़ा गलत है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो रिवीजन, सबसे पहले रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्राचीन भारत पढ़ा। प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आज्ञ ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके अंदर हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ये क्या क्या होता है। चलते हम नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर। तो अगला आता है आपका आज्ञैतिहासिक काल। यानी हमने प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा है, तो प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड आता है हमारा आज्ञैतिहासिक काल। ठीक है, ये क्या होता है? आज्ञैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसको जानकारी के लिए साहित्य स्रोत उपलब्ध होते हैं।
पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी इस काल में क्या होता है, कुछ जानकारी के ऐसे साहित्यिक स्रोत यानी ऐसी किताबें वगैरह प्राप्त हुई है जो हुई तो है पर उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उस काल को आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की गणना आगे ऐतिहासिक काल में की जाती है। हड़प्पा संस्कृति आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही अच्छा, जो नेक्स्ट सेशन हम वही लेने वाले हैं तो उसको हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति की गणना कहाँ से मानी जाती है, आगे ऐतिहासिक काल से ही की जाती है, ये आप जरूर ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा काल है जहाँ साहित्य स्रोत उपलब्ध तो होते थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, तो वो कौन सा है, आगे ऐतिहासिक काल। ये जरूर ध्यान है, ये बहुत छोटा काल है, बस इसके बारे में इतना सा ही अपने को पढ़ना है। अगला आता है ऐतिहासिक काल। इस काल को इतिहासकारों ने उस काल की संज्ञा दी जिसमें लिखित साधन उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। देखो, हमने पिछले वाले आगे ऐतिहासिक काल में पढ़ा है कि वहाँ साहित्य उपलब्ध होते थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, और ऐतिहासिक काल में इस काल के इतिहासकारों को उस काल की संज्ञा दी है जिसमें लिखित साधन उपलब्ध भी है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका था। कौन से काल में, ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो, आपको प्राचीन भारत जो हमने पढ़ा है बस ये इतना सा ही है इसके बारे में कि प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आज्ञैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मानव को कोई ज्ञान नहीं था, वो जंगलों में ही रहता था और कृषि वगैरह इसको कुछ भी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आज्ञैतिहासिक काल में मैंने ये क्रॉस लगाया, इसका मतलब ये है कि साहित्य उपलब्ध तो होते थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, और ऐतिहासिक काल में उन्होंने पढ़ भी लिया, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, पढ़ लिया मतलब मानव, आपको पता ही है, अगर उन्होंने पढ़ना सीख लिया होगा तो इतना नॉलेज तो हो ही गया होगा उनको कि वो घर बनाना सीख ले, रहना अच्छे से सीख ले। ये देखो, उनको औजार बने हुए पड़े हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से घर वगैरह बना रहे हैं। तो ऐतिहासिक काल में मानव थोड़ा जानकार हो चुका था। ठीक है, आगे ये क्लास मतलब प्राचीन भारत के जो बाइफर्केशन था इतना ही था, ये एंड हो चुका है। इसके बारे में प्राचीन भारत थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में कहानी की तरह बताता हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी। ठीक है, अब प्राचीन भारत को मैंने आपको समझा दिया कि प्राचीन भारत क्या है। इसमें 3 काल थे, प्रागैतिहासिक काल, आज्ञैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी। कौन सी, अब प्राचीन भारत में जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो वैदिक सभ्यता का आता है। वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रारंभिक प्राचीन भारत में से जो सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। ठीक है, इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। तो हम वैदिक सभ्यता में वेद के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या क्या होते हैं। मैं आपको खाली छोटा सा एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ अभी। साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ये अधिकतर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और धर्म वैदिक धर्म था, या सनातन धर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये प्रसिद्ध था। अब बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू धर्म पड़ा। देखो यहाँ से कितना अच्छा आपको एक जानकारी मिल रही है कि हिंदू धर्म इसका नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले प्राचीन भारत को हमने पढ़ा है और प्राचीन भारत को समझ लिया। उसके बाद इतिहास में जो प्राचीन भारत था उसके अंदर सबसे पहले वैदिक सभ्यता का मतलब वैदिक सभ्यता सबसे पहले थी। ठीक है, और उसके बाद जिसका संबंध आर्यों के आगमन से, मतलब वैदिक सभ्यता का संबंध आर्यों के आगमन से, यानी नए नए आर्य लोग मतलब बाहर से लोग आए थे और उन्होंने इस सभ्यता को खोजा वगैरह और इनके बारे में जानकारी एकत्रित की। ठीक है, तो आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, और धर्म वैदिक धर्म था और उसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। और बाद में जब विदेशी लोग आए तो इसका नाम हिंदू धर्म पड़ा, अपने सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म पड़ गया। और प्राचीन भारत में एक और एक नोट करके मैंने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास होता है उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमने प्राचीन भारत पढ़ा, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भी विकास हुआ है, सबसे जो बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में सबसे पहली जो प्रारंभिक सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, मैंने यहाँ आपको बताया। यानी प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास होता है उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। उसके बाद हम ये सिंधु, अब हमने प्राचीन भारत पढ़ लिया, उसके बाद हम ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा आपके लिए। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल एक कहानी की तरह बहुत ही मज़ेदार के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप
लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और शेयर ज़रूर करें। देखो इतना अच्छे से पढ़ाया गया है बिल्कुल बाइफरकेशन करके प्राचीन भारत को। तो प्राचीन भारत हमने जान लिया है कि ये क्या होता है, उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।